वेलकम टू सक्षम पाठशाला यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सक्षम भारत, समर्थ भारत। सर्विसेज, ये हमारा आर्टिकल 308 से स्टार्ट होता है 314 तक, 308 से 314, 308 से 314 तक। तो इसमें 308 किस चीज की बात करता है? इंटरप्रिटेशन, ठीक। पब्लिक सर्विसेज क्या है। फिर 309 रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और ए स्टेट, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट्स में, उनकी सर्विसेज की क्या कंडीशंस रहेगी, कैसे उनका रिक्रूटमेंट होगा, इसकी बात आर्टिकल 309, बहुत इंपॉर्टेंट है। 309 याद रखिएगा। नेक्स्ट है 310, 310, 310 टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, क्योंकि जो भी सिविल सर्विसेज में जाते हैं उनका एक टेन्योर रहता है। कहीं पे 60 होता है, कुछ जॉब्स में वो 62 होता है, उसके बाद भी एक्सटेंशन 2 साल का मिलके कुछ और भी उनको अपॉइंटमेंट दे दिए जाते हैं। तो ये टेन्योर की बात की गई 310 में। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है 309 है। 311 यानी 311 dismissal, removal, reduction in rank of persons employed in civil capacities under the union और state, यानी कि 311 311 क्या कहता है कि कौन से पर्टिकुलर केसेस रहेंगे जिसमें उन्हें डिसमिस किया जा सकता है, उनका रिमूवल किया जा सकता है, या फिर डिमोशन यानी रैंक में उनको जो है कि रैंक जो है प्रमोट नहीं किया है ना, रैंक उनकी घटा दी, तो ये वाली चीज, ठीक है। तो ये जो है आपका 311 में आता है। फिर है 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत आता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये 312 में है, बहुत पूछा जाता है। तो आप एक तो 309, 312, 309, 312 ये दोनों याद रखिएगा। 309 में क्या है? रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, और 312 में है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी? IAS, IPS, IFS, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज में आएंगी। फिर 312A, 312A, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज, यानी 312 के अंतर्गत जो सर्विसेज हैं, नौकरियां हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन, चेंज या संशोधन कौन करेगा? पार्लियामेंट। याद रखिएगा, ये संशोधन पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि अखिल भारतीय सेवाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन कौन कर सकता है, और आपके ऑप्शन से दिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार या न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति नहीं आएगा, इसमें आएगा पार्लियामेंट। तो 313 ट्रांजिशनल प्रोविजंस होते हैं जब सिलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट दिए जाने से पहले एक ट्रेनिंग वाला फेज होता है, ट्रेनिंग के बाद जब पोस्टिंग मिलती है तो 1 साल का प्रोविजनल पीरियड चलता है ना। तो ये वो हो गया। 314 यानी 314 प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एक्सिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज, ठीक है, यानी इनको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। इसकी बात अब आपका ऑलमोस्ट इसमें पूरे में 308 से 314, 308 से 314 तक हमने पढ़ा है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ। 309 यानी रिक्रूटमेंट और कंडीशंस बताई हैं। इसके बाद 312 जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज है, और 312 का ए कि इन सर्विसेज में चेंज कुछ अगर करना है तो कौन करेगा? पार्लियामेंट। तो ये 3 आर्टिकल आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। अगला है पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने पब्लिक सर्विस देख ली, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कौन सा ऐसा कमीशन है। तो इसका आंसर है पब्लिक सर्विस कमीशन। एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे एक होता है, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्टेट का भी होता है,
जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बीपीएससी है ना, तो ये क्या है, यहाँ के सिविल सर्विसेज के लिए अपॉइंटमेंट यही कमीशन करता है, दोनों स्तर पे होता है। तो आर्टिकल 315 क्या कहता है, 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किसके, केंद्र सरकार के लिए भी है और राज्य सरकार के लिए भी है। आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, की जो अपॉइंटमेंट जो होगा इनका और टर्म ऑफ ऑफिस होगी वो कौन तय करेगा, ये कमीशन तय करेगा। ठीक है, अगला है 317 रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। भाई पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मेंबर है जिसने कुछ ऐसा काम किया नहीं किया जा करने योग्य है, तो उसका रिमूवल और सस्पेंशन भी किया जा सकता है। 318 आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो 315 ही देखना है कि आपके केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग होगा। नेक्स्ट है 318 पावर टू मेक रेगुलेशन टू कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन, यानी जो आपका कमीशन का स्टाफ रहेगा तो उनके लिए जो भी कंडीशंस रखनी है उनका और भी चीजें वो कौन तय करेगा, सब तो ये सर्विस कमीशन ही तय करेगा। फिर है 319 प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ द कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कोई भी कमीशन के मेंबर रहेंगे तो उन्हें और कोई लाभ का पद या और किसी पद पे कहीं नियुक्ति नहीं की जाएगी। भाई कमीशन का काम क्या है, इन ऑल इंडिया सर्विसेज का अपॉइंटमेंट करना है, और ऐसे में अगर वो किसी और जगह काम करते हैं तो इन सर्विसेज की निष्पक्षता पर प्रश्न उठ सकता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि ये और कहीं काम ना करें। 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, यानी ये जो हमारा सर्विस कमीशन है इसकी कार्य प्रणाली क्या है, किस तरह से ये काम करेगा। 321 पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, कि भाई ये पावर भी इसको दी गई कि अपने शक्तियों को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आर्टिकल 322 एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके खर्चे की बात आ गई है। और 323 में रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अपनी रिपोर्ट्स भी तैयार करेंगे जिसको हम प्रतिवेदन कहते हैं, और ये किसको देंगे, वो चीज प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट में रखवाएगा। तो यहाँ पे 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 315 जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की है, बाकी आर्टिकल्स मत याद रखिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा इनका अपॉइंटमेंट है, टर्म ऑफ ऑफिस है, रिमूवल है, सस्पेंशन है, रेगुलेशन कैसे करेंगे, कोई और ऑफिस नहीं पकड़ सकते हैं, है ना, फंक्शन किस तरह के होगा, अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं, अपने खर्चे के बारे में, और सबसे अंतिम बात रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, यानी ये हर साल इनका प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार होगी और वो किसको सबमिट की जाएगी, इंडिया के प्रेसिडेंट को, और वो उसको पार्लियामेंट में रख पाएंगे। तो ये 320 तक हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमने आर्टिकल 308 से 314 तक करा है, तो वो है पब्लिक सर्विसेज, और उसके बाद हमने जो देखा है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 315 से शुरू होके कहाँ तक है, 323 तक। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है भाई? बोर तो नहीं लग रहा है? नो मैम। नागूर आपको समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम, नो बोरिंग मैम। नो बोरिंग, चलो ठीक है। आज 2 स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे, एक तो सोहन लाल नहीं है आज की क्लास में, सोहन लाल नहीं है, और एक वो भी नहीं है, हीरा जी, हीरा लाल भी नहीं है, 2 बच्चे नहीं है जो बड़े रेगुलर बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है,
अब देखिए ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। उसका आर्टिकल है 323 और इसमें ए बना है, बी बना है। ट्रिब्यूनल्स होते हैं कि हमारी जुडिशरी के पास बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारा वर्कलोड है, बहुत काम ये करते हैं, तो इसके लिए इनके वर्कलोड को कम कर दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे विभाग हैं प्रशासन से जुड़े हुए कि भाई उनसे संबंधित अगर मुद्दे हैं वो कोर्ट में जाएंगे तो ये ठीक नहीं है, तो ऐसे मुद्दों के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाए गए और वो ट्रिब्यूनल का काम क्या है कि इन मुद्दों पे जो है जजमेंट देना। तो इन ट्रिब्यूनल को जो प्रशासनिक अधिकरण कहलाते हैं, प्रशासन से जुड़े लोगों के मसले सुनते हैं, निर्णय देते हैं। तो ये आपका 323 में है, ए और बी दो आर्टिकल है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से जुड़े हुए, ध्यान रखिएगा आप। तो इसमें पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, कि प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 ए, और दूसरा है 323 बी ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, यानी दो तरह के ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे और कुछ अलग से मसलों के लिए भी। तो आपका बस इतना पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो 323 आप लोग याद रखेंगे, ए और बी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये शुरू होता है 324 से और चलता है 329 तक। आर्टिकल्स में आपको एक बार फिर से सारे रिपीट करा देती हूँ। हमने 308 से स्टार्ट करा था, 314 था वो था पब्लिक सर्विसेज, 315 से लेके 323 तक पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर 323 ए 323 बी, ये दो आर्टिकल हैं ट्रिब्यूनल्स कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब हम इलेक्शंस पढ़ रहे हैं, ये 324 से स्टार्ट है, 329 ए तक है। तो 324 यही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। ये इसका है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो भारत का क्षेत्र है उसमें इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, उसे डायरेक्ट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए एक कमीशन रहेगा, ठीक है। तो और वो उस कमीशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन। तो सीधा पूछेगा इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है, तो 324 में। 323 AB में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एंड 315 में क्या है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन। 325 नो पर्सन टू बी ineligible for inclusion in or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste और sex, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो है निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से रोका नहीं जा सकता है, किस आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, यानी रिलीजन धर्म, रेस उसकी प्रजाति, कास्ट उसकी जाति और सेक्स उसका लिंग, ये चार आधारों पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेने से रोका नहीं जाएगा, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है हमारे यहाँ। 326 इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। 326 क्या कह रहा है ये, इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफ्रेज, यानी कि जो वयस्क मताधिकार है, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति वोट दे सकता है, ठीक है। किसके लिए, एक तो हाउस ऑफ द पीपल जिसको हम लोग सभा कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जिसको हम विधानसभा कहते हैं, तो इन दोनों के लिए हमारे भारत में जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है, हर वह व्यक्ति वोट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए वयस्क मताधिकार किसमें, आर्टिकल 326। 324 इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन है। 325 इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया कि रेस, कास्ट, सेक्स और जेंडर, रिलीजन
इन सब के आधार पर, इन सब के ग्राउंड पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं। 326 राइट टू वोट की बात करता है कि सभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट देने का राइट है। 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स, यानी इस पे इलेक्शन से संबंधित जो भी नियम कानून है बनाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को है। अगला है 328 पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर्स, यानी एक में इन्होंने पार्लियामेंट की पावर बता दी, एक में इन्होंने लेजिस्लेचर की पावर बता दी, यानी संसद की पावर क्या है और राज्यों की विधायिका की पावर क्या है। आर्टिकल 329 बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है, यानी कि इलेक्शन से संबंधित चीजों में हमारी जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे में इलेक्शन कमीशन के जो निर्णय होते हैं वही अंतिम और मान्य होते हैं। लास्ट वन इज 329A स्पेशल प्रोविजन एज टू इलेक्शंस टू पार्लियामेंट इन द केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर, ठीक है, कि पार्लियामेंट में जो प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर से संबंधित कोई मुद्दा रहेगा तो उसके लिए ये इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स है उस पर एक कंट्रोल लगाता है। तो आपका ये 324 से शुरू होकर 329A तक क्या है? इलेक्शंस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो 333 यानी 330 से शुरू होके 342 यानी 342A तक है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, ऑलमोस्ट ये 12 आर्टिकल्स हैं, 330 से 342 13 हो गए। तो 330 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 330 है। ये क्या बता रहा है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल्स इन द लोकसभा। बहुत अच्छी बात है। लोकसभा यानी जनता की सभा, हाउस ऑफ पीपल, जिसमें लोग जाते हैं, तो उसमें एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन की बात की गई, क्योंकि ये बड़ा डिप्राइव्ड सेक्शन है, वंचित वर्ग है, मार्जिन पे रहा है हमेशा। तो इसको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, इसको डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए क्या किया गया है कि ये जो है इनको लोकसभा में सीट रिजर्व की जाए ताकि लोकसभा पहुंचे, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है उसमें ये पार्टिसिपेट करे। इनका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, इंक्लूजन होना जरूरी है। 331 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा, कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन इनका होना चाहिए। आर्टिकल 331। तो 330 में एससी एसटी का रिजर्वेशन हो गया, कहाँ के लिए? लोकसभा के लिए। सेकेंड इज 331, इसमें क्या एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन हो गया, कहाँ के लिए? लोकसभा के लिए। नेक्स्ट इज 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स for scheduled caste and scheduled tribals in the legislative assemblies of the states, यानी 332 में, 330 में जो है, 330 में जो है वही 332 में है। 330 में एससी एसटी के लिए कहाँ है? लोकसभा में है। तो 332 में एससी एसटी के ही लिए है, लेकिन कहाँ पे है? स्टेट्स में है। बस इतना डिफरेंस है, एक में लोकसभा, एक में स्टेट्स की बात। 30 में यानी 30 में लोकसभा की बात है, और 332 में किसकी बात है? लेजिस्लेचर की बात है, असेंबली की बात है, ठीक है। और 333 इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ये भी आप बहुत इजी है। 330 इज फॉर किसके लिए? एससी एसटी के लिए, कहाँ पे? पार्लियामेंट में। 332 एससी एसटी के लिए, कहाँ के लिए? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। सेम 331 एंग्लो इंडियन के लिए, कहाँ के लिए? लोकसभा के लिए। 333 एंग्लो इंडियन के लिए, कहाँ के लिए? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। बस बहुत सिंपल है, ये 4 आर्टिकल हो गए। 334, ठीक है,
334 जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 70 years। ठीक है, इसमें बात की गई है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब रिजर्वेशन क्यों लाते हैं, मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए। जब लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे तो उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सोचा जाता है। और इसीलिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिजर्वेशन की जो सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाएगा। ये बात इन्होंने बताई है 334 में। आगे है 335, क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल्स। ठीक है, टू सर्विस एंड पोस्ट। इसका मतलब है कि ये एससी है और एसटी है, ये क्लेम कर सकते हैं किस पे, आपके जो सर्विस है और पोस्ट है उस पे। ठीक है, 336 आ जाएगा, स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन सर्टेन सर्विसेज। कुछ सर्विसेज के लिए एंग्लो इंडियन भी क्लेम कर सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन है। 337, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेशल ग्रांट्स भी दिया जाएगा ताकि उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। ये है, बस इतनी आप जानकारी रखिए। आर्टिकल कौन कौन से याद करने, तो इसमें 330, 331, 332, 333, बस इतना ही आप कर लें, ये बहुत है। आगे 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी एससीज के लिए एक नेशनल कमीशन होगा। और 338A, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, 338 और 338A, इसमें नेशनल कमीशन की बात की कि किसके लिए, ए में एसटी के लिए, और जो 338 है उसमें एससी के लिए। ऐसा क्यों किया गया, देखिए इनकी क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट है, कितना इनके लिए काम किया गया, ये सारी की सारी चीजें जो है उसका मूल्यांकन होना, इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। उसके बेसिस पे आगे की प्लानिंग बनाई जाएगी। तो इसके लिए क्या है कि भाई ये इवैल्यूएशन कौन करेगा, आकलन कौन करेगा, तो एक कमीशन करेगा। वो कमीशन एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, एक 338 में है और एक 338A में है। ठीक है, और 330B है, 338B है, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, यानी 338, 338A, 338B, इसमें दिए 338 में एससी, 338A में एसटी एंड 338B में ओबीसी, ये 3 कमीशन बनाए जाएंगे। अगला है 339, control of the union over the administration of scheduled areas and the welfare of scheduled tribes। ठीक है, इसमें क्या है, कंट्रोल ऑफ द यूनियन, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा कहाँ पे, जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज है जहाँ पे ये एससी एसटी ज्यादा हैं, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है हर जगह के एडमिनिस्ट्रेशन की तरह नहीं है, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए ये एरिया शेड्यूल्ड एरियाज कहलाए जाते हैं। तो इस पर किसी स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि ये कंट्रोल किसका होगा, यूनियन गवर्नमेंट का, याद रखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 340, appointment of a commission to investigate the conditions of backward classes, यानी एक कमीशन और बनेगा जो बैकवर्ड क्लासेस की क्या कंडीशन है उसको देखने के लिए। बाकी 341 में शेड्यूल्ड कास्ट, 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब से दिया है कि इनके वेलफेयर के लिए काम होगा। और 342A आ गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। एक्चुअली क्या हुआ था कि एससी एसटीज ओबीसीज को सारे राइट्स दे दिए गए, उनके रिजर्वेशन दिए गए, तो ये कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आते तो जनरल कैटेगरी से हैं बट सोशली और एजुकेशनली बहुत ही पिछड़े हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रयास किए जाएं।
EWS उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो ये 342A में दे दिया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हमने जो किया है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अब बताइए आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, राष्ट्रभाषा पर बताइए 14 आर्टिकल्स हैं, करा दूं या नेक्स्ट क्लास में कराऊं? आप लोग ये लैंग्वेज यानी हमारी हिंदी के बारे में और इंग्लिश के बारे में, क्या क्या चीजें हिंदी में, क्या इंग्लिश में, और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं। तो आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन यानी केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, आधिकारिक भाषा कौन सी है, यानी राजभाषा। आर्टिकल 344 कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा, या इसे हम राजभाषा भी कह देंगे। इसके लिए कमीशन और कमेटी बनाई जाएगी। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। क्यों? कि किस तरह से इस ऑफिशियल लैंग्वेज को विकसित किया जाए। आर्टिकल 345, तो अगर सीधे आपसे पूछा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज और किस आर्टिकल में, 343। आपसे पूछा जाए कि कमीशन और कमेटी बनाने की बात करी तो 344 है ना। उसके बाद अगर कहा जाए कि स्टेट्स की लैंग्वेज की बात किसमें है, ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट, तो 345 में। तो स्टेट में आ गई आपकी 345। 346 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर communication between one state and another or between a state and the union, यानी कि दो राज्यों के बीच तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो पत्र व्यवहार आधिकारिक होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, उनकी भाषा क्या होगी। तो सिंपल सी चीज है, 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, 344 कमीशन और कमेटी की बात की है इसको प्रमोट करने के लिए, 345 में स्टेट की लैंग्वेज की बात कर दी, और 346 में हमने क्या बात करी? कम्युनिकेशन किनके बीच? केंद्र सरकार का राज्य सरकार से और राज्यों का आपस में। फिर नेक्स्ट है 347 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय ए सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। तो ये क्या है? स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। किसके स्पेशल प्रोविजन की बात? कि किसी स्टेट में एक बहुत बड़ी संख्या किसी पर्टिकुलर भाषा को बोलने वाली है, तो उस भाषा के लिए स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, यानी उसका संरक्षण बड़ा जरूरी है, प्रमोट करना जरूरी है। आर्टिकल 348 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट्स, बिल्स, एक्सेट्रा, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जितने भी ये बिल वगैरह पास किए जाए, इन सब की भाषा की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में की गई है? 348। तो कभी भी पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की भाषा किसमें बताइए? आर्टिकल 348। 349 स्पेशल प्रोसीजर फॉर enactment of certain laws relating to language, यानी भाषा से संबंधित जो कुछ हमारे कानून रहते हैं, ठीक है, तो उनको क्रियान्वित करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर होना चाहिए, आर्टिकल 349। अब देखिए, अब आ रहा है इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक, आर्टिकल्स 350 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर redress ऑफ ग्रीवेंस, और एक है 350A फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑफ इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, और 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और 351 डायरेक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। अब ये हमारे हुए 4 आर्टिकल हैं, 350 जिसमें ए और बी भी जोड़ दी, और 351 ये बात करता है, जो 350 वो बात करता है कि भाई हिंदी भाषा, एक तो सबसे पहले मदर टंग लेते हैं, मातृभाषा लेते हैं, कि हमारे भारत पे बहुत सारी जगह पे हिंदी मातृभाषा है
और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जैसे साउथ इंडिया के, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश बड़ी कॉमन भाषा होने के बावजूद मदर टंग वहाँ कुछ और है। तो बच्चे ना हिंदी जानते, ना इंग्लिश जानते, मदर टंग जानते, तमिल है, तेलुगु है। तो ऐसे में उन्हें हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने से बच्चों में रुचि उतनी नहीं जगेगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगा। तो उन्हें उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाए, उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। तो इसीलिए त्रिभाषा फॉर्मूला आया, जिसमें 3 लैंग्वेज होंगी, हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा। इंग्लिश इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, हिंदी इसलिए क्योंकि हमारी वही भाषा है, आरंभ से ही राष्ट्रभाषा है, और मातृभाषा इसलिए क्योंकि वो उस बच्चे की अपनी खुद की भाषा है। और इसलिए कुछ जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होते हैं, यानी कि भाषिक स्तर पर जिनकी संख्या कम होती है, उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी जो उनके भाषा को संरक्षित करने का प्रयास करेगा। और अंतिम है आर्टिकल 351, जो क्या कह रहा है कि जो हिंदी भाषा है उसके विकास के लिए और प्रचार के लिए, प्रसार के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जिससे उस भाषा का अधिक से अधिक विकास किया जा सके। ये आर्टिकल 350। बहुत आते 350 बहुत पूछा जाता है कि मातृभाषा किसमें है, माइनॉरिटीज के लिए अधिकारी की व्यवस्था किसमें है, और हिंदी भाषा के विकास की बात किसमें, तो 351। इसमें आप ये 2-3 आर्टिकल बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। आप लोगों को समझ में आई क्लास?